हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार कानून। तो इस कानून में अभी कुछ बदलाव किए हैं रिसेंटली। अगस्त में सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट आया है, तो मैं सारी की सारी इसमें चर्चा करूँगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट से रिलेटेड जनरल और लीगल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं तुम्हें दूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं एक हिस्टोरिकल आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे फीमेल्स का एक्चुअली स्टेटस को लेके बात करें यदि हम, तो फीमेल का यदि स्टेटस हम देखते हैं तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का आपने नाम सुना होगा। पुरानी सभ्यता है, तकरीबन 45 साल पुरानी है ये सभ्यता। और ये मैं आपको बताऊं कार्बन डेटिंग के अनुसार 2500 BC से लेकर 1750 BC तक इसका टाइम पीरियड बताया जाता है। तो यहाँ पे जो फीमेल की स्थिति बहुत ही शानदार थी, इक्वल स्टेटस मिला हुआ था इनको। ऐसे बोलते थे हम कि ये मातृत्व प्रधान एक समाज था। सिंधु घाटी वैली में सभ्यता जो थी, यहाँ पे ये आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी और इसमें डिटेल चाहते हैं तो मोहनजोदारो जो मूवी है, जिसका मैंने एक पिक्चर लिया हुआ है, तो आप इस सभ्यता को अगर जानना समझना चाहते हैं तो उस मूवी को देख सकते हैं। इंटरेस्टिंग है, अच्छा लगेगा आपको। तो यहाँ हिस्टोरिकल मैंने आपको थोड़ा सा इसके एक पुराना बताया है कि कैसे स्थिति खराब होती है वुमेन्स की। आगे देखते हैं हम। फिर आता है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड एक्चुअली 1500 BC से स्टार्ट होता है, 600 BC तक चलता है। लेकिन जो लेटर वैदिक पीरियड है, यानी कि जो उसका बाद का टाइम आता है वैदिक पीरियड का, वो 1000 BC से लेके 600 BC चलता है। उस समय महिलाओं की स्थिति में काफ़ी गिरावट देखने को मिली यहाँ पे, और उनको दुखों का कारण भी माना जाने लगा समाज के अंदर। तो ये बहुत ही एक मतलब थोड़ी सी इनकी जो स्थिति थी, महिलाओं की सामाजिक जो स्थिति थी, वो गिरने लगी लेटर वैदिक पीरियड से। उससे पहले अच्छी स्थिति इनकी। तो अब हम आगे देखते हैं इसके बाद कि जब भारत जब आज़ाद हो गया, तो उस समय तक हमारे पास महिलाओं को लेकर के कुछ खास अच्छे एक्ट नहीं थे। इनको मतलब कि इनको अधिकार देने को लेकर कुछ अच्छे प्रोविज़न नहीं थे। तो 1956 का हम एक्ट लेके आते हैं भारत के अंदर, जिसको बोलते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, यानी हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956, राइट। अब इस एक्ट के थ्रू कई सारे डिफरेंसेस थे जो मेल फीमेल के अंदर, वो दूर किए गए। लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ जो उनके बीच जो गैप्स थे, उनको कंप्लीट करने का काम रिसेंटली अभी किया गया है। तो ये इनको पूरा बाहर रखा जाता था। उनके जो राइट्स होते थे, इनहेरिटेंस राइट्स, जो हम बोलते हैं ना कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती है, कि बेटे को मिलना है, उनको बेटी को कैसे मिलना है, क्या बेटे को कितना आगे जाएगा, वो प्रॉपर्टी किस किस को मिलता है। तो वो इनहेरिटेंस राइट जो थे, उनको उससे महिलाओं को बाहर रखा गया था पहले, 1956 के एक्ट आने से पहले तक, राइट। अब मैं आपको बता दूं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 ये किन किन पर लागू होता है। तो इसके अंदर हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध और इसके अलावा कुछ और ऐसे हैं जो लोग इसके अंदर आते हैं। लेकिन इसके अंदर मुस्लिम समुदाय, आपका ज्यूज़ और आपके पारसीज, इनको इसके अंदर नहीं लाया जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट इन पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा एक और एक्ट है, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। इस एक्ट को इसलिए लाया गया था ताकि इंटर रिलीजन जो मैरिज हैं उनको लीगलाइज किया जा सके, उनको एक कानूनी अधिकार दिया जा सके। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अधीन यदि कुछ शादियाँ हुई हैं तो उन शादियों पे भी हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 अप्लाई नहीं होता है। तो मैंने आपको जानकारी के लिए यहाँ पे इसका बैकग्राउंड बताया है। आगे देखते हैं इसके अंदर हम। अब जो सक्सेशन होता है वो किस किस प्रकार से होता है, ये मैं आपको बताता हूँ। 2 प्रकार के सक्सेशन होते हैं। टेस्टामेंटरी होता है एक, तो दूसरा होता है इंटेस्टेट सक्सेशन। तो टेस्टामेंटरी क्या होता है कि यहाँ पे जब भी कोई इंसान मरता है तो अपनी विल लिख के जाता है। विल आपने सुना होगा, कई बार मूवीज़ में भी आपने सुना होगा कि विल लिख के गया है कोई इंसान। और वहाँ पे विल लिखने के बाद क्या होता है कि उसमें आप पूरी की पूरी डिटेल देते हैं कि उस विल के अंदर क्या क्या आपको किसके लिए जो प्रॉपर्टी है वो किसके नाम की जा रही है। तो वो विल में वो डिटेल होती है। लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर केवल इंटेस्टेट सक्सेशन के बारे में बताया गया। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई इंसान बिना किसी विल के मर जाता है, जिसमें कि कोई जिक्र करके नहीं जाता है कि संपत्ति में आगे किसको देने वाला हूं, तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेट सक्सेशन। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के अंदर केवल इंटेस्टेट सक्सेशन का ही जिक्र है, ना कि टेस्टामेंटरी का। तो ये मैं अब आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। अब इस एक्ट में 2 प्रकार की संपत्तियां बताई गई हैं। एसेट्स जो होती हैं 2 प्रकार की बताई गई हैं। एक होती है सेल्फ फंड और दूसरी बताई गई इनहेरिटेड वही होती हैं कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है वो उनके नीचे उनको मिलती जाती है। जैसे कि इनको मिल गई, इनको मिल गई, इनको मिल गई, ये फिर इनके नीचे पूरा एक ट्री बनता जा रहा है। ये तो इनको ऑटोमेटिकली मिलती जाती हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होती हैं। ये तो होता है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी के अंदर। लेकिन सेल्फ अर्न्ड जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि ये इस व्यक्ति ने अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से कोई प्रॉपर्टी को खरीदा है, इसको बोलते हैं सेल्फ फंड प्रॉपर्टी, राइट। तो ये 2 प्रकार की एसेट्स बताई गई हैं इसके अंदर। तो आपको बेसिक समझ को बढ़ाएगा ये, इसलिए मैंने आपको बताया। यहाँ पे आगे देखते हैं।
अब इसमें होता है इंटेस्टेट। इंटेस्टेट जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिनके लिए कि विल का जिनका कि कोई विल लिख के नहीं जाता है तो उसको बोलते हैं इंटेस्टेट, यानी कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के नाम नहीं करके गया है किसी भी संपत्ति को। तो अब जब इंटेस्टेट संपत्ति होती है तो उसका कैसे नीचे जाती है, वो उसमें 4 क्लास बताई हैं। फर्स्ट है क्लास 1 heirs, क्लास 2 heirs, द एग्नेट्स, द कॉग्नेट्स। heirs का मतलब है उत्तराधिकारी। तो यदि किसी भी एंसेस्टर प्रॉपर्टी है तो सबसे पहले जाती है वो क्लास 1 heirs को। अब क्लास 1 heirs में कौन आता है, मदर, बेटी, बेटा, विडो, ये आती हैं क्लास 1 heir में। इसके अलावा अन्य भी आते हैं। अगर ये मौजूद नहीं है, ये क्लास 1 heir मौजूद नहीं है, तो उसके बाद ये प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 2 heir को, क्लास 2 heirs को। इसमें जैसे आते हैं पिता आ गया, माँ का भाई बहन आ गए, ग्रैंड डॉटर आ गया, ग्रैंड डॉटर का बेटा बेटी आ गए, ग्रैंड सन का बेटा या बेटी आ गए। अब अगर क्लास 2 heirs भी मौजूद नहीं है तो ये जाती है द एग्नेट्स। एग्नेट्स का मतलब है जो भी मेल रिलेटिव्स होते हैं, मेल संबंधी जो भी उनके रिश्तेदार होते हैं उनको जाती है। और द कॉग्नेट्स का मतलब है कि जो फीमेल संबंधी जो भी उनके रिलेटिव्स होते हैं, ये संपत्ति उनको जाती है आगे जा करके। तो ये इस प्रकार से क्रम चलता है कि यदि क्लास 1 heirs मौजूद हो तो उनको, अगर वो नहीं है तो 2 को, 2 भी मौजूद नहीं है तो द एग्नेट्स, उसके बाद वो भी नहीं है तो द कॉग्नेट्स। तो इस प्रकार से इंटेस्टेट के अंदर जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, वो आगे चलती जाती है इस थ्रू। तो ये लीगल सिस्टम के अंदर बताया गया है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिया है। ये चारों के चारों क्लास हैं ये, राइट। आगे देखते हैं। अब एक और जिक्र किया गया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, HUF यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि होती क्या है ये। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऐसी फैमिली होती है जहाँ पर कि जो भी आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो भी इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसका कोई बंटवारा नहीं होता है। सभी उसके मेंबर होते हैं HUF के, उसमें अभी उस संपत्ति का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं HUF। इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मेंशन किया गया है 1956 के एक्ट में, राइट। तो अभी इससे पहले क्या होता था, अभी जो चेंजेस किए हैं फिलहाल में, जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में बदलाव किए थे, उसके बाद अभी जजमेंट दिया है अगस्त के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने। तो उसमें क्या होता था, पहले क्या होता था एक्ट के अंदर कि जो डॉटर्स होती थी, डॉटर्स को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट माना जाता था। लेकिन वो कब तक माना जाता था, जब तक कि उनकी शादी नहीं होती थी। मतलब कि जो अनमैरिड डॉटर जो होती थी, जिनकी शादी नहीं हुई, वो तो HUF का भाग है, वो मेंबर है HUF का, लेकिन उसके बाद नहीं रहती थी वो, तो उसको प्रॉपर्टी मिलने का सवाल ही नहीं होता था, राइट। और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि जो डॉटर्स होती थी उनको कॉपर सेनर भी नहीं माना जाता। कॉपर सेनर एक लीगल टर्म है, इसका मतलब है हमवारिस। हमवारिस जैसे कहते हैं ना कि बेटों को हमवारिस माना जाता है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके नाम ऑटोमेटिकली चली जाती है वो। मतलब कि उनको टाइटल लेने की ज़रूरत भी नहीं है, ट्रांसफ़र कराने की। जैसे ही एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो उनके हेड हैं, उनके डेथ के बाद उनके सेकेंड हेड को ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर HUF का पार्ट भी नहीं रहती थी पहले डॉटर मैरिज के बाद में, और उनको कॉपर सेनर भी नहीं माना जाता था, कि डॉटर को हम वारिस भी नहीं माना जाता था अभी जजमेंट आने से पहले अगस्त में, राइट। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। अब आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट अमेंडमेंट 2005 की। इसको कब कैसे किया गया, थोड़ा डेट देख लेते हैं यहाँ पे हम। तो इसको प्रेसिडेंट का एसेंट मिला था 5 सितंबर 2005 को, और इफेक्ट में आ गया था ये 9 सितंबर 2005 को, राइट। ये फैक्ट है, जाना जरूरी थोड़ा सा। इससे रिलेटेड एक केस है इंपॉर्टेंट, प्रकाश एंड अदर्स वर्सेज फूलावती केस। तो ये इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर। वुमेन राइट्स से रिलेटेड केस है ये, क्योंकि वुमेन्स के लिए पूरा मैटर है हिंदू सक्सेशन एक्ट में अभी बात कर रहे हैं हम जो। आगे देखते हैं। अब इसमें न्यू जजमेंट जो बता रहा हूँ मैं आपको आया है, जो अगस्त के महीने में आया है। हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद अभी एक और नया जो इम्प्रूवमेंट हुआ है उसके अंदर वुमेन्स के लिए, जो कि खासकर बेहद ही खुशी वाली बात है। उसमें क्या किया गया, जेंडर की जो इनइक्वलिटी थी, मतलब कि असमानता थी, जो लिंग असमानता थी, उसको थोड़ा सा उन्होंने कम करने का प्रयास किया, इसको इक्वलाइज, इसको बराबर करने का प्रयास किया इसके थ्रू। अब क्या किया है उसमें कि यदि कोई डॉटर 9 सितंबर या उससे पहले पैदा हुई है तो उसको बराबर का शेयर मिलेगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। ये इंपॉर्टेंट बात हो गई है कि यदि कोई बेटी 9 सितंबर या उससे पहले भी जन्मी है या उसके बाद भी जन्मी है, तो अब उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बराबर का हक मिलेगा, अपने भाइयों के बराबर का हक मिलेगा, राइट। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात यहाँ पर निकल के आती है कि पहले था फादर का, कि फादर यदि 9 सितंबर से पहले 9 सितंबर के बाद यदि फादर मरे हैं तो उनको प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलता था बेटियों को। लेकिन अभी ये बात बोल दी है कोर्ट ने कि फादर की यदि डेथ 9 सितंबर से पहले या उसके बाद भी हुई है तो ये मैटर नहीं करेगा लड़कियों को हक लेने के लिए। तो डॉटर को अभी भी इक्वल शेयर मिलेगा जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, यदि फादर की डेथ 9 सितंबर 2005 को या उसके बाद भी हुई है, तो ये अब इशू नहीं करेगा कोई
लड़कियों के लिए खासकर प्रॉपर्टी में इक्वल राइट्स को लेकर के, राइट। तो ये अभी नए चेंजेस किए गए हैं इसके अंदर। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ है 2005 में, इसमें एक्सेप्शन क्या है हिंदू सक्सेशन एक्ट में? ये एक्सेप्शन ये है, अपवाद है, मतलब ये कि वुमेन जो है अपनी कोई प्रॉपर्टी यदि इनहेरिट करती है, मतलब कि मिलती है ना एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, उसे कहाँ से मिलती है? अपने पिता से मिलती है। पिता से मतलब माता से, कोई भी मिलती है उसे। तो यदि वो वुमेन मर जाती है बिना किसी विल के और बिना किसी बच्चों के, मतलब यदि उस वुमेन के कोई बच्चा नहीं हुई है, ना ही उसने कोई विल लिख के गई है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो डायरेक्टली चली जाएगी उसके जो फादर हैं, वुमेन के फादर हैं, उनके जो उत्तराधिकारी हैं उनको चली जाएगी। ये इसका एक अपवाद है, डायरेक्टली चली जाएगी यदि कोई विल और कोई बच्चे नहीं है उनके पास, विल नहीं लिख के गई हैं यदि वो। दूसरा केस है कि यदि कोई वुमेन वो अपनी प्रॉपर्टी को उनको मिलती है कहाँ से? अपने हस्बैंड से यदि कोई प्रॉपर्टी मिलती है या फादर इन लॉ से कोई प्रॉपर्टी मिलती है उनको, किसी वुमेन को, और वो बिना किसी विल के और बिना किसी बच्चों के वो मर जाती हैं, तो भी ये प्रॉपर्टी उनके हस्बैंड जो हैं या उनके एयर जो है, मतलब कि उनके उत्तराधिकारी जो हैं, उनको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी चली जाएगी। तो ये इसके एक्सेप्शंस हैं थोड़े से हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है अपना बनाया गया है जो। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा इसमें लीगल और जनरल एंगल देने का प्रयास किया है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप मेरे को इससे रिलेटेड कोई अगर आप और वीडियोस चाहते हैं या कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं एक्स्ट्रा, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं। तो मी एडवोकेट जे कांसेनी साइनिंग ऑफ। बी हैप्पी, बी हेल्दी, टिल देन टेक केयर, थैंक यू।